एक नगर था, महेंद्रगढ़। इस नगर का नाम इसके शासक महेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया था, जिन्हें लोग सोने का सम्राट कहते थे। उनका महल स्वर्णमहल एक स्वप्नलोक सा था। इसकी दीवारें नीलम, पन्ना और माणिक्य से जड़ी थीं, और मुख्य द्वार शुद्ध सोने का बना था, जिस पर सूरज की किरणें पड़ते ही रोशनी का समंदर लहराता था। महल के प्रांगण में मोर नाचते और रेशमी पर्दों के पीछे सितारों की मधुर धुन गूंजती। महेंद्र सिंह एक शक्तिशाली और करिश्माई शासक थे। उनकी आंखों में विजय की चमक थी और उनके वाणी में ऐसी मादकता कि लोग उनके एक इशारे पर जान दे देते। लेकिन उनका हृदय धीरे धीरे घमंड की बेड़ियों में जकड़ता जा रहा था। वह अपने वैभव को अमर मानते थे। मैंने काल चक्र को अपने हाथों में जकड़ लिया है, वह अपने दरबार में गर्व से कहते। उनके चाटुकार तालियां बजाते और महेंद्र सिंह का अहंकार आकाश छूने लगता। उनकी रानी सुमित्रा सौंदर्य और बुद्धि की प्रतिमूर्ति थी, लेकिन वह भी अपने रानीपन के गर्व में डूबी थी। वह प्रजा की स्त्रियों को नीची नजर से देखती और कहती, मेरे जैसी रानी न कभी थी, न होगी। वह अपने आभूषणों और रेशमी वस्त्रों की प्रदर्शनी करती और दरबार में केवल अपनी तारीफ सुनना पसंद करती। युवराज विक्रांत, जो अपने पिता की छवि था, घमंड में उनसे भी आगे निकल गया। वह अपनी तलवार की धार और घोड़े की रफ्तार पर इतराता। वह प्रजा के युवाओं को तुच्छ समझता और कहता, महेंद्रगढ़ का सूरज मैं हूँ, बाकी सब मेरे सामने दिए हैं। उसकी क्रूरता और अहंकार ने उसे दरबार में अलोकप्रिय बना दिया, लेकिन वह इसे अपनी शक्ति का प्रतीक मानता। छोटा पुत्र नंदन, जो अभी युवावस्था की दहलीज पर था, अपनी माँ की तरह दिखने में आकर्षक था, लेकिन उसका घमंड अलग तरह का था। वह अपनी कविताओं और विद्या पर गर्व करता। वह प्रजा के विद्वानों को नीचा दिखाता और कहता, मेरी कविता के सामने वेद भी फीके हैं। वह अपने भाई की तरह खुलेआम क्रूर नहीं था, लेकिन उसका अहंकार सूक्ष्म और जहरीला था। महेंद्रगढ़ की प्रजा, जो पहले इनके शासन में सुखी थी, अब धीरे धीरे उनके घमंड से त्रस्त होने लगी। लेकिन स्वर्णमहल के वैभव की चमक इतनी थी कि कोई खुलकर विरोध नहीं करता था। महेंद्र सिंह की महत्वाकांक्षा ने उन्हें युद्ध का भूखा बना दिया। वह अपने साम्राज्य को और विस्तार देना चाहते थे, न कि प्रजा की भलाई के लिए, बल्कि अपने घमंड को पोषित करने के लिए। उनकी सेना, जो शेरों की तरह दहाड़ती थी, ने पड़ोसी छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिए। पड़ोसी राज्य चंद्रपुर का शासक राजा सूर्यवंशी एक वृद्ध और शांतिप्रिय व्यक्ति था। उसने महेंद्र सिंह को पत्र लिखकर शांति की अपील की, लेकिन महेंद्र सिंह ने पत्र को आग में जला दिया। चंद्रमा मेरे सूरज के सामने क्या है? उन्होंने हंसते हुए कहा। उनकी सेना ने चंद्रपुर पर हमला कर दिया। युद्ध में सूर्यवंशी हार गए। महेंद्र सिंह ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और एक साधारण सैनिक की तरह खड़ा रहने का आदेश दिया। जब सूर्यवंशी ने विरोध किया, तो विक्रांत ने उनकी दाढ़ी खींचकर अपमान किया। सूर्यवंशी ने आंसुओं में डूबकर कहा, काल चक्र तुम्हें ये अपमान लौटाएगा। महेंद्र, प्रजा ने ये दृश्य देखा और उनके दिलों में विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी। संगमगढ़ के युवा राजा वीरेंद्र एक वीर योद्धा थे। उन्होंने महेंद्र सिंह के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। युद्ध में हारने के बाद महेंद्र सिंह ने वीरेंद्र को स्वर्णमहल के द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया। सुमित्रा ने हंसते हुए कहा, ये वीर योद्धा अब हमारे द्वार का कुत्ता है। उन्होंने वीरेंद्र का ताज छीनकर अपने कुत्ते के गले में बांध दिया। नंदन ने इस पर एक कविता लिखी, जिसमें वीरेंद्र को टूटा तारा कहा। इस अपमान ने संगमगढ़ की प्रजा को आक्रोशित कर दिया और उन्होंने गुप्त रूप से प्रतिशोध की योजना बनानी शुरू कर दी। कावेरी नामक छोटे राज्य की रानी कमला ने महेंद्र सिंह से युद्ध के बजाय मित्रता का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुमित्रा ने इसे कमजोरी समझा और कहा, ये रानी हमारे सामने भीख मांग रही है। महेंद्र सिंह ने कावेरी पर हमला कर दिया। रानी कमला को बंदी बनाकर स्वर्णमहल लाया गया। विक्रांत ने उन्हें दरबार में नृत्य करने का आदेश दिया।
जब कमला ने इनकार किया तो नंदन ने उनकी बुद्धि का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी विद्या मेरी कविता का एक शब्द भी नहीं पकड़ सकती। महेंद्र सिंह ने कावेरी को लूट लिया और प्रजा को गुलाम बना लिया। कमला ने श्राप दिया, तुम्हारा स्वर्ण महल राख हो जाएगा। अमरकुंड एक छोटा छोटा सा धार्मिक राज्य था, जिसके संत दिव्यनाथ ने महेंद्र सिंह को युद्ध से पहले सजा की चेतावनी दी, लेकिन महेंद्र सिंह ने इसे मूर्खता माना। युद्ध में अमरकुंड हारा गया और दिव्यनाथ को स्वर्ण महल में लाया गया। सुमित्रा ने उनके सुपर को पैरों से ठोकर मार दी और विक्रांत ने उनकी माला फेंक दी। नंदन ने एक कविता सुनाई जिसमें संत को झूठा साधु कहा गया। दिव्यनाथ ने शांत स्वर में कहा, काल चक्र तुम्हें तुम्हारा स्थान दिखाएगा। इन अपमानों ने महेंद्र सिंह और उनके परिवार को एक अत्याचारी के रूप में बदनाम कर दिया, लेकिन उनका घमंड इतना था कि वे इन श्रापों को हंसी में उड़ाते थे। काल चक्र ने अपनी गति तेजी से बदली। महेंद्रगढ़ में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूखा मारा गया, खेत रेगिस्तान बन गए और आकाश मानो तांबे का तवा बन गया। प्रजा भूख और प्यास से तड़पने लगी। गांवों में बच्चे मिट्टी खाकर पेट भरते और बूढ़े प्यास से मर रहे थे। लोग स्वर्ण महल के द्वार पर आकर अन्न और जल की भीख मांगने लगे। महेंद्र सिंह ने अपने विशाल अन्न भंडारों को खोलने से इनकार कर दिया। प्रजा को मेहनत से जीवित रहना चाहिए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मेरे भंडार मेरे वैभव का प्रतीक हैं। सुमित्रा ने हंसते हुए कहा, ये गंदे लोग मेरे महल को गंदा करेंगे। विक्रांत ने प्रजा को तलवार दिखाकर भगा दिया और नंदन ने एक कविता लिखी जिसमें भूखी प्रजा को आलसी कीड़े कहा। प्रजा का धैर्य टूट गया। गांवों में विद्रोह की बातें होने लगी। एक बूढ़ी औरत गंगाबाई ने स्वर्ण महल के सामने आकर श्राप दिया, जैसे तुमने हमें भूखा मरने दिया वैसे ही तुम भी भूखे तड़पोगे। लेकिन महेंद्र सिंह ने उसे पागल कहकर जेल में डाल दिया। सूखे के बाद एक भयंकर महामारी फैली। ये बीमारी भूख और कुपोषण से कमजोर हुए लोगों को तेजी से निगल रही थी। गांवों में लाशें बिछने लगी। स्वर्ण महल में सुमित्रा पहली बीमार पड़ी। वह जो कभी अपने सौंदर्य पर गर्व करती थी, अब बुखार में तड़प रही थी। वैद्यों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन सुमित्रा की हालत बिगड़ती गई। मरने से पहले उसने महेंद्र सिंह से कहा, हमारा घमंड हमें खा गया, प्रजा को माफ कर दो। उनकी मृत्यु ने स्वर्ण महल को शमशान बना दिया। कुछ महीनों बाद विक्रांत भी बीमारी की चपेट में आ गया। वह जो कभी तलवार से पहाड़ काटता था, अब बिस्तर पर पड़ा था। उसकी मृत्यु से पहले उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमने काल चक्र को चुनौती दी थी। विक्रांत की मृत्यु ने महेंद्र सिंह को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उनका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। नंदन, जो अपनी कविताओं में अमरता की बातें लिखता था, भी बीमारी का शिकार हो गया। वह बिस्तर पर पड़ा अपनी कविताएं पढ़ता, लेकिन उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। मरने से पहले उसने कहा, पिताजी, मेरी कविताएं मिट जाएंगी, जैसे हमारा वैभव मिट रहा है। नंदन की मृत्यु ने महेंद्र सिंह को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। महेंद्रगढ़, जो कभी सोने की तरह चमकता था, अब एक भूतिया नगर बन चुका था। सूखे और महामारी ने इसकी आत्मा को खोखला कर दिया था। प्रजा, जो कभी महेंद्र सिंह की प्रशंसा में कसीदे पढ़ती थी, अब उनके नाम से घृणा करती थी। गांवों में भूख और बीमारी से मरते लोग स्वर्ण महल को कोसते थे, लेकिन काल चक्र का असली प्रहार अभी बाकी था। पड़ोसी राज्यों चंद्रपुर, संगमगढ़, कावेरी और अमरकुंड के शासकों ने, जिन्हें महेंद्र सिंह ने अपमानित किया था, एकजुट होकर महेंद्रगढ़ पर हमले की योजना बनाई। उनके दिलों में बदले की आग धधक रही थी। सूर्यवंशी, वीरेंद्र, रानी कमला और संत दिव्यनाथ ने अपनी सेनाओं को एकत्रित किया और एक विशाल सेना का निर्माण किया। ये सेना न केवल शक्तिशाली थी, बल्कि उनके पास एक नैतिक उद्देश्य भी था, अत्याचार का अंत करना। महेंद्रगढ़ की सेना, जो कभी अजेय मानी जाती थी, अब कमजोर और हतोत्साहित थी। सैनिकों का मनोबल टूट चुका था,
क्योंकि उनके परिवार भी भूख और बीमारी से जूझ रहे थे। महेंद्र सिंह के घमंड और क्रूरता ने उन्हें अपने ही लोगों से दूर कर दिया था। जब हमलावर सेनाएं महेंद्रगढ़ की सीमाओं पर पहुंची, तो प्रजा ने उनका विरोध नहीं किया, बल्कि कई गांवों ने तो हमलावरों का स्वागत किया, उन्हें मुक्तिदाता मानकर। स्वर्णमहल के द्वार पर महेंद्र सिंह ने अपनी सेना को एकत्रित किया, लेकिन उनके चेहरे पर अब वो गर्व नहीं था, उसकी जगह डर और हताशा ने ले ली थी। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित करने की कोशिश की। हम महेंद्रगढ़ के वीर हैं, हम कभी नहीं हारेंगे। लेकिन उनकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके दिलों में संदेह घर कर गया। युद्ध शुरू हुआ। हमलावर सेनाएं चारों ओर से टूट पड़ी। चंद्रपुर की सेना ने पूर्वी द्वार पर हमला किया, संगमगढ़ ने पश्चिमी द्वार पर, कावेरी ने दक्षिणी द्वार पर और अमरकुंड ने उत्तरी द्वार पर। महेंद्रगढ़ की सेना चारों ओर से घिर गई। तलवारों की झनकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और घायलों की चीखें हवा में गूंजने लगी। महेंद्र सिंह ने खुद युद्ध में भाग लिया, लेकिन उनकी उम्र और कमजोरी ने उन्हें धोखा दे दिया। वह एक साधारण सैनिक की तरह लड़ रहे थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। अचानक एक तीर उनके कंधे में लगा और वह घोड़े से गिर पड़े। उनके सैनिकों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर सेनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच स्वर्णमहल के अंदर नौकर और दास भागने लगे। वे जानते थे कि महल अब सुरक्षित नहीं रहा। महेंद्र सिंह के विश्वास पात्र मंत्री, जो कभी उनके चाटुकार थे, अब गद्दारी पर उतर आए। उन्होंने हमलावरों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और स्वर्णमहल के खजाने का रास्ता दिखा दिया। वीरेंद्र, संगमगढ़ का राजा, स्वर्णमहल में प्रवेश किया। उसने देखा कि वहाँ का वैभव अब भी चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में घृणा थी। ये वही महल है जहाँ मुझे अपमानित किया गया था, उसने कहा। अब ये मेरा है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे महल को लूट लें, लेकिन किसी को हानि न पहुंचाए। महेंद्र सिंह, जो घायल होकर जमीन पर पड़े थे, को हमलावर सैनिकों ने घेर लिया। सूर्यवंशी, चंद्रपुर का वृद्ध राजा, उनके पास आया। उसने महेंद्र सिंह को देखा और कहा, क्या तुम्हें याद है महेंद्र, जब तुमने मुझे अपने दरबार में अपमानित किया था? आज काल चक्र ने हमें यहाँ ला दिया है। महेंद्र सिंह ने सूर्यवंशी की आंखों में देखा और उनके चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। रानी कमला ने भी महेंद्र सिंह को देखा और कहा, तुमने मेरे राज्य को लूटा, मेरी प्रजा को गुलाम बनाया, अब तुम्हारी बारी है। संत दिव्यनाथ ने शांत स्वर में कहा, काल चक्र किसी को नहीं छोड़ता। महेंद्र, तुमने समय का अपमान किया और अब समय तुम्हारा अपमान कर रहा है। महेंद्र सिंह को बंदी बना लिया गया, लेकिन वीरेंद्र ने उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया। तुम्हें मरने का अधिकार नहीं है, उसने कहा। तुम्हें जीवित रहकर अपने कर्मों का फल भोगना होगा। इसके बाद महेंद्र सिंह को जंगल में भगा दिया गया, जहां उन्हें अकेले भटकना पड़ा। स्वर्णमहल को लूट लिया गया, इसके सोने के द्वार को तोड़ दिया गया, रत्नों को निकाल लिया गया और कीमती वस्तुओं को ले जाया गया। महल, जो कभी वैभव का प्रतीक था, अब एक खाली खोल बन गया। प्रजा ने भी महल को लूटने में हिस्सा लिया, क्योंकि उनके दिलों में सालों का गुस्सा भरा था। महेंद्र सिंह, जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठते थे, अब जंगल में भटक रहे थे, बिना किसी सहारे के। उनके कपड़े फट गए थे, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और उनके चेहरे पर हताशा की रेखाएं उभर आई थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और रोने लगे। ये सब क्या हो गया? उन्होंने खुद से पूछा। मेरा वैभव, मेरा परिवार, मेरा राज्य, सब कुछ छिन गया। लेकिन उनके आंसुओं का कोई साक्षी नहीं था। जंगल में भटकते हुए महेंद्र सिंह को भूख और प्यास ने घेर लिया। वह, जो कभी स्वर्ण पात्रों में भोजन करते थे, अब जंगली फलों की तलाश में थे। लेकिन जंगल सूखे से प्रभावित था और फल मिलना मुश्किल था। उन्होंने एक पेड़ पर कुछ कच्चे फल देखे, लेकिन जब वे उन्हें तोड़ने की कोशिश करने लगे, तो उनकी कमजोरी ने उन्हें धोखा दे दिया।
वो गिर पड़े और उनका सिर एक पत्थर से टकरा गया। खून बहने लगा, लेकिन वह उठने की कोशिश करते रहे। रात हो गई। जंगल में सन्नाटा था, केवल जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। महेंद्र सिंह एक तालाब के किनारे पहुँचे, जहाँ उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी गंदा था और उसमें कीड़े तैर रहे थे। फिर भी प्यास ने उन्हें मजबूर कर दिया। उन्होंने पानी पिया, लेकिन इससे उनकी हालत और बिगड़ गई। उस रात जब वो तालाब के किनारे लेटे थे, उन्हें अपने अतीत की छवियां दिखाई देने लगी। उन्होंने सूर्यवंशी को अपने दरबार में अपमानित करते हुए देखा, वीरेंद्र को द्वारपाल बनाते हुए, रानी कमला को नृत्य के लिए मजबूर करते हुए और संत दिव्यनाथ की माला फेंकते हुए। उनके कानों में उनके श्राप गूंजने लगे। काल चक्र तुम्हें नहीं बख्शेगा, तुम्हारा स्वर्ण महल राख हो जाएगा, तुम भी भूखे तड़पोगे। महेंद्र सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गलती की, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैंने घमंड में अंधा होकर अपने ही पतन का बीज बोया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन वह एक गांव के पास पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो गंगाबाई थी, वही औरत जिसने स्वर्ण महल के सामने श्राप दिया था। महेंद्र सिंह ने उससे भोजन मांगा। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। गंगाबाई ने उन्हें पहचान लिया। उसने कहा, तुम वही हो ना जो हमें भूखा मरने दिया था? अब तुम्हें भूख का एहसास हो रहा है? महेंद्र सिंह ने सिर झुका लिया। गंगाबाई ने दया दिखाते हुए उन्हें एक सूखी रोटी दी, लेकिन महेंद्र सिंह का पेट इतना कमजोर हो चुका था कि वह उसे पचा नहीं सके। उस रात एक सूखे पेड़ के नीचे महेंद्र सिंह ने अपनी आखिरी सांसें ली। भूख और प्यास ने उनकी जान ले ली। उनके अंतिम शब्द थे, काल चक्र, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। जंगल के जानवरों ने उनके शरीर को खा लिया और उनका नाम मिट्टी में मिल गया। समय बीतता गया। स्वर्ण महल, जो कभी वैभव का प्रतीक था, अब एक खंडहर बन चुका था। इसकी दीवारों पर जाले लटकते थे और सोने का द्वार जंग खा चुका था। महल के प्रांगण में जहाँ कभी मोर नाचते थे, अब सांप और बिच्छू घूमते थे। रेशमी पर्दे फट चुके थे और सितारों की धुन की जगह चमगादड़ों की चीखें सुनाई देती थी। महेंद्रगढ़ की प्रजा ने नए शासकों का स्वागत किया, जो न्यायप्रिय और करुणामय थे। उन्होंने महेंद्र सिंह के अत्याचारों को भुला दिया, लेकिन उनकी कहानी एक चेतावनी के रूप में बनी रही। गांवों में माताएं अपने बच्चों को बताती, घमंड का फल विनाश है, महेंद्र सिंह की तरह मत बनना। स्वर्ण महल के खंडहर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते। वे देखते कि कैसे एक समय का सबसे भव्य महल अब मलबे का ढेर था। एक बूढ़ा व्यक्ति, जो कभी महेंद्र सिंह का दरबारी था, खंडहर के पास बैठकर कहता, यहाँ कभी सोने का सिंहासन था, लेकिन अब यहाँ केवल अंधेरा है। काल चक्र ने अपना न्याय कर दिया। महेंद्र सिंह और उनके परिवार का नाम केवल एक चेतावनी बनकर रह गया। उनके लिए दिया जलाने वाला कोई नहीं था। न तो उनके वंशज बचे, न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके नाम को याद रखे। उनका वैभव, उनका घमंड और उनका अहंकार, सब कुछ काल चक्र की भेंट चढ़ गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय का चक्र किसी का पक्ष नहीं लेता। जो घमंड में चूर होकर दूसरों को नीचा दिखाता है, उसे एक दिन खुद नीचे गिरना पड़ता है। महेंद्र सिंह की कहानी यही संदेश देती है, नम्रता और करुणा ही जीवन का सच्चा धन है और काल चक्र उसे ही सुरक्षित रखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं? कमेंट करना न भूलें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत खास है। जुड़े रहिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए।